है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 40। मेरे पास इतने फालतू के भी वक्त नहीं है, लेकिन अब जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो तुम्हें सब बता ही देता हूँ। एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए अगस्त्या ने आगे कहा था, जहाँ उसकी बातों को सुन काव्या एक बार फिर से उसे घूरते हुए ही नजर आने लगी थी। लेकिन अगस्त्या उसके इस हरकत को पूरी तरह से इग्नोर कर एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें सलोनी कोहली के पास्ट में बारे में जानने से पहले हमारे बारे में जान लेना चाहिए कि हम लोग कौन हैं, क्या और किसके लिए काम करते हैं। ये सब मैं पहले से ही जानती हूँ, तभी काव्या ने कहा, जहाँ उसका इतना कहना था कि उसकी बातों को सुन अगस्त्या की भौहें तन चुकी थी। और कैसे? कहीं तुम भी कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस एक मॉडल हूँ और मुझे बस मॉडलिंग में ही इंटरेस्ट भी है। तुम लोगों के बारे में मुझे समीर ने बताया था। ओह अच्छा, मतलब तुम उस वक्त सलोनी कोहली और उसके गैंग वालों के सामने डांस का स्टेप सिखा रही थी। वो तो गलती से तुम्हारे स्टेप्स उनके ऊपर मुक्के जड़ने का काम कर रहा था, है ना? इस बार अपनी बातों को कहते हुए वक्त अगस्त्या के चेहरे पर एक तिरछी हंसी भी फैल चुकी थी। तो वही काव्या, जो अगस्त्या के द्वारा खुद का मजाक उड़ाते देख थोड़ी चिढ़ते हुए बोली, ऐसा भी नहीं है। वो एक्चुअली मुझे पिछले कई सालों से लगता था कि मेरी मॉम का मर्डर हुआ है और मैं उनके कातिलों से उनकी मौत का बदला लेना चाहती थी। इसलिए समीर ने मुझे मेरी सेफ्टी सेल्फ डिफेंस के लिए वो थोड़े बहुत, ओह अच्छा, मतलब थोड़े बहुत ही सिखाए थे। और उस थोड़े बहुत में ही तुमने उन काबलियों के पसीने भी निकाल दिए। जहाँ अगस्त्या ने अभी इतना ही कहा था कि तभी काव्या को खुद की तरफ घूरते देख उसने अपनी बातों को बदलते हुए आगे कहा, एनीवेज हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं, ठीक है? जिसे सुन काव्या कुछ कहती उससे पहले ही अगस्त्या ने आगे कहा, ये दुनिया, यहाँ की पब्लिक हमें माफिया के नाम से जानती है और उनकी तरह ही हमारी एक अलग दुनिया है जिसमें एक किंग होता है जो माफिया किंग की कुर्सी पर बैठता है और उसी की हुकूमत चलती है। और जो भी शख्स उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे तुरंत मौत की सज़ा सुना दी जाती है। अभी अगस्त्या का इतना कहना था कि काव्या की आंखें अब तक फैलते हुए बड़ी हो चुकी थी। और तुम लोगों को ऐसी जगहों से डर नहीं लगता? काव्या ने कहा। लेकिन उसकी बातों को सुन अगस्त्या के होठों पर एक हंसी फैल चुकी थी। जब से मैंने होश संभाला है, क्या यह कह सकती हो कि मैं ऐसे ही माहौल में पला बढ़ा हूँ, फिर भला मुझे क्यों डर लगेगा? जिसे सुन काव्या चुप थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी वाले भाव थे। जिसे देख अगस्त्या ने आगे कहा, जब से मैंने होश संभाला था उस माफिया किंग की कुर्सी पर बस एक ही शख्स को हमेशा से बैठा हुआ पाया था, जो था यशवर्धन ठाकरे। और हमेशा से बस उसकी हुकूमत चलती आ रही थी। यशवर्धन ठाकरे, ये तो मर चुका है ना? और इसी कमीने ने मेरे किडनैपिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक बार फिर से चौंकते हुए काव्या ने कहा। तो वही अगस्त्या, जिसके चेहरे पर एक बार फिर से तिरछी मुस्कान फैल चुकी थी, काव्या की तरफ हल्का झुकते हुए आगे कहा, मिस काव्या कोहली, अभी इतना भी चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपके ऊपर एक बम फोड़ने वाला हूँ। और एक बात, उस कमीने यशवर्धन ठाकरे का नाम थोड़ी इज्जत के साथ लीजिए, क्योंकि रिश्ते में वो आपका नाना लगता है। इतना कहते हुए अगस्त्या वापस से पीछे की तरफ सीधा बैठ गया था। लेकिन काव्या अगस्त्या की बातों को सुनते ही इतनी ज़्यादा चौंक गई थी कि उसकी लड़खड़ाती जुबान से एक शब्द भी निकलना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। साथ ही वो अगस्त्या से इस वक्त काफ़ी कुछ कहना भी चाहती थी, शायद कोई सवाल करना चाहती थी, लेकिन उसकी जुबान जैसे इस वक्त उसे लकवा मार गया हो। तो वही सामने बैठा अगस्त्या उसकी इस हालत को देख हल्के ठहाके के साथ कहा, क्या हुआ? लगता है काफ़ी विस्फोटक बम था जो तुम्हारी जवान तक को ले गया।
लेकिन अभी भी मेरे पिटारे में काफ़ी बम बचे हुए हैं। अगर इतनी जल्दी तुम्हारी जुबान को लकवा मार देगा तो आगे क्या होगा? कहीं तुम दिल या दमा की मरीज तो नहीं? क्योंकि आगे मेरे कुछ धमाकों को सुनकर कहीं तुम सीधा ऊपर ही ना चली जाओ। लेकिन काव्या, जिसकी आंखों में अभी भी हैरानी साफ नजर आ रही थी, वही उन नज़रों में भी काफ़ी सवाल था, जिसे देख अगस्त्या ने आगे कहा, हाँ ये सच है, वो बुढ़ा यशवर्धन ठाकरे रिश्ते में तुम्हारा नाना लगता है, और वो ये बात अच्छी तरह से जानता भी था। जो बात तुम्हारी माँ तक को नहीं मालूम था कि तुम जिंदा हो या उस एक्सीडेंट में मर गई हो, वो बात वो बुढ़ा जानता था। इसलिए उसने सेकंड ब्रदर को तुम्हारी किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ऐसा भी नहीं था कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना या तुम्हें मारना चाहता था, बल्कि वो तुम्हारे जरिए काबिली गैंग वालों को, खासकर अपनी नाजायज़ बेटी यानी कि तुम्हारी माँ को खुद के साथ जुड़ने पर मजबूर करना चाहता था। नाजायज़? जहाँ एक बार फिर से अगस्त्या की बातों पर काव्या काफ़ी बुरी तरह से चौंक गई थी, वह इस बार भी उसकी लड़खड़ाती जुबान से बस इतना ही निकल पाया था कि तभी अगस्त्या अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, सलोनी कोहली यशवर्धन ठाकरे की बेटी है। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि जिस औरत से तुम्हारी माँ का जन्म हुआ था वो यशवर्धन ठाकरे की पत्नी नहीं, बल्कि उनके तीनों बेटे के परवरिश के लिए रखी गई एक दासी थी। लेकिन ये सब कैसे? ये काफ़ी पुरानी बात है। मुंबई में उस वक्त जब सिर्फ और सिर्फ यशवर्धन ठाकरे का राज चलता था, उस वक्त ये आबली काबली गैंग वालों का कोई नामो निशान तक नहीं था। बल्कि आज जो ये अलग गैंग बनाकर घूम रहे हैं, ये भी शुरुआती दौर में यशवर्धन ठाकरे के ही आदमियों का एक हिस्सा हुआ करते थे और यशवर्धन ठाकरे के लिए काम भी किया करते थे। वही एक तरह से देखा जाए तो इस कारण से भी उस वक्त ठाकरे की हुकूमत काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले सभी वफादार और सिर्फ ठाकरे के लिए काम किया करते थे। उस वक्त उन्हें अपने परायों या इस बात का ज्ञान नहीं था कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और बदले में हमें हमारा हिस्सा कितना मिल रहा है। ये सब सोचे बिना जब लोग काम करने लगे थे, तब ठाकरे का साम्राज्य भी धीरे धीरे मुंबई से आगे फैलने लगा था। उस वक्त जब सब साथ में इकट्ठा थे, तो यशवर्धन ठाकरे की हुकूमत मुंबई से ऊपर गुजरात के कांडला तट से लेकर भारत के पूर्वी तट चेन्नई और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक फैल चुकी थी, जिसे देख इंडिया में दूसरा कोई गैंग चाह कर भी अपना सिर नहीं उठा सकता था। तो वही बाहर के देशों के साथ भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि उस वक्त ठाकरे के पास एक से बढ़कर एक हुकुम के इक्के थे, जिनके आगे दूसरे गैंग वालों की एक नहीं चल पा रही थी। लेकिन कब तक लोग ऐसे ठाकरे की गुलामी करते हैं? एक ना एक दिन उन्हें भी ये बात समझ में आ ही चुकी थी कि उनकी मेहनत, उनके खौफ के दम पर ठाकरे कब तक उनका मालिक और वो उनके गुलाम बने रहेंगे। खासकर ठाकरे को अकेले ही कई सालों तक माफिया किंग की कुर्सी पर बैठकर उनके ऊपर बस हुक्म चलाते देख उनके बीच विघटन होने लगा था। उस वक्त ठाकरे का एक खास आदमी था, समीरा, जो एक तरह से उनका दाहिना हाथ भी था, जिसके खौफ की बदौलत ठाकरे खुद को सुरक्षित और लंबे समय तक किंग की कुर्सी पर बैठा हुआ था। लेकिन एक समय के बाद समीरा के मन में भी किंग की कुर्सी पर बैठने की, बाकियों पर हुकूमत करने की इच्छा जाग उठी थी, और शायद यही से ठाकरे के बनाए साम्राज्य पर ग्रहण लगना शुरू हो चुका था। उनके हर गतिविधियों पर कानून की नज़र पड़ने लगी थी। हर जगह कानून के सरकारी नौकर छापेमारी करने लगे थे। यहाँ तक कि उस वक्त उसके पास ठाकरे और उसके काले धंधों के खिलाफ सबूत भी मिल चुके थे, जिसे देने वाला खुद समीरा ही था। लेकिन उस वक्त ठाकरे की किस्मत अच्छी निकली थी, जहाँ उन्होंने खुद को कानून की पकड़ से बचा लिया था, और तभी उनके सामने समीरा की सच्चाई भी आ चुकी थी। जिसके बाद ठाकरे ऐसा भी नहीं था कि उनके गैंग में इकलौता समीरा ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, और भी कई लोग थे जिनकी मदद से ठाकरे ने समीरा का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था कि समीरा का बेटा
जो इस वक्त सामंत गोयल के नाम से उनका दुश्मन बना बैठा है, वो भी अपने पिता के मौत के बदले की आग में जल रहा था। वही इन बातों से अनजान दूसरी तरफ यशवर्धन ठाकरे, जिनकी पत्नी का किसी बीमारीवश काफ़ी पहले स्वर्गवास हो चुका था, उनके तीनों बच्चों की देखभाल के लिए रखी गई एक दासी ने ठाकरे की एक बेटी को जन्म दिया था, जो तुम्हारी माँ यानी कि सलोनी कोहली थी। उस वक्त ठाकरे ने सलोनी को अपनी बेटी होने का दर्जा तो दे दिया था, लेकिन उस दासी को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए थे। फिर भी सब कुछ सही चल रहा था, जहाँ एक बार फिर से ठाकरे का उसके काले धंधे में पकड़ मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि समीरा के मौत के बाद दोबारा से फिर किसी ने बगावत करने की कोशिश नहीं की और पहले की तरह ही सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जहाँ यशवर्धन ठाकरे के तीनों बेटे और उनकी बेटी भी साथ में बड़े होने लगे थे, लेकिन उनके बच्चों में अचानक से एक विवाद पैदा हो चुका था। जहाँ तीनों भाइयों को जब इस सच्चाई का पता चला कि सलोनी उनकी सगी बहन नहीं बल्कि एक दासी की यानी कि उनके बाप की एक नाजायज़ औलाद है, उनका रवैया भी सलोनी के प्रति पूरी तरह से बदल चुका था। तो उधर सामंत गोयल, जिसकी बढ़ती उम्र के साथ ही उसकी नफरत भी ठाकरे के प्रति बढ़ती ही जा रही थी। उसके साम्राज्य को गिराने के लिए उसने सलोनी से नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इसमें भी ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि तीनों भाइयों से मिलते नफरत के बावजूद भी सलोनी अपने पिता ठाकरे से बहुत प्यार करती थी। वही ठाकरे का भी उसके प्रति कुछ वैसा ही व्यवहार था, लेकिन उसके तीनों भाई जब उन्होंने देखा कि उनके पिता का उनसे कहीं ज़्यादा लगाव अपनी नाजायज़ औलाद से है, उस वक्त उन्होंने गुस्से में आकर सामंत गोयल से हाथ मिला लिया था। और वही सामंत गोयल, जिसे भी शायद कुछ ऐसे ही मौक़ों की तलाश थी, वो बस ठाकरे और उनके बच्चों के बीच एक नफ़रत की दीवार तैयार करते हुए उनके बीच फूट डालना और विघटन के बाद माफिया किंग की कुर्सी को हथियाने पर ध्यान देने लगा था, और उसमें वो सफल भी हो गया था। तो वही यशवर्धन ठाकरे के बेटों ने भी एक दाव खेली, जहां उन्होंने अपने बाप के सामने समीरा के बेटे सामंत और सलोनी के रिश्ते को उजागर कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर ठाकरे ने सलोनी को एक तरह से कैद कर दिया था। लेकिन उस वक्त सामंत गोयल के बहकाव में आकर सलोनी उस कैद से भागकर सामंत गोयल से शादी कर ली थी, जहाँ कुछ वक्त बाद ही उसके 2 बेटे हुए, एक इकबाल और दूसरा साहिल, जहाँ उसके दोनों बेटों ने भी बड़े होकर उसका ही साथ दिया। बस दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। बड़ा बेटा इकबाल, जो हम माफिया की दुनिया में रहकर ही उस कुर्सी को हथियाने की कोशिश करने लगा, तो दूसरा बेटा साहिल अपने बाप की तरह एक सरकारी नौकर बनकर उस कुर्सी को हथियाने की साजिश करने लगा था। इतना कहते हुए अगस्त्या ने सामने रखी उस फाइल को भी अब तक काव्या के सामने खोल दिया था, जहां वो सभी के चेहरों को देखते हुए काफ़ी हैरान थी। तो वही इकबाल के चेहरे को देखते हुए चौंक भी गई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही थाईलैंड में ही एक जगह पटाया में उसका सामना इकबाल से हो चुका था, जहां उस वक्त उसे नहीं मालूम था कि वह शख्स जो उसके साथ काफ़ी बेरहमी से पेश आ रहा था, वो एक तरह से उसका अपना भाई था। तभी कुछ सोचते हुए काव्या ने कहा, फिर क्या हुआ? जब मॉम ने उस सामंत गोयल के साथ शादी कर लिया था, तब फिर मेरे डैड सामंत गोयल की जगह फॉक्स स्टूडियो के मालिक शेखर पुरोहित कैसे बने? और जहाँ तक मुझे याद है, मॉम उनकी लीगली वाइफ भी थी और मैं उन दोनों की बेटी। तभी तो फॉक्स स्टूडियो पर भले ही मेरी उस सौतेली माँ ने कब्जा जमा लिया है, लेकिन उसमें मेरा और समीरा दोनों का बराबर हक है। और अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम लोग उस यशवर्धन ठाकरे तक कैसे पहुँचे। अपनी बातों को कहते हुए काव्या के चेहरे पर एक उत्सुकता, सब कुछ जान लेने की एक जल्दबाजी साफ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि उसके मन में कई सवाल पैदा हो चुके थे, जहाँ उसने अगस्त्या के सामने उन सवालों को रख भी दिया था। लेकिन अगस्त्या, जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, वह कुछ कहता उससे पहले पीछे से आती एक सख्त आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। आज के लिए इतना काफ़ी है। जहाँ दरवाजे पर खड़ा मानव, जो इस वक्त अपने दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट में डाले काफ़ी सख्त नजर आ रहा था, अगस्त्या और काव्या को खुद की तरफ देखते हुए पाकर वह उनकी तरफ ही बढ़ भी गया था, बगल में साइड टेबल पर रखे जूस के उस ग्लास को उठाते हुए,
जिसे कुछ देर पहले ही वो नर्स रखते हुए गई थी, उसे काव्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे भी कुछ अर्जेंट काम है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। मानव की बातों का जवाब देते हुए अगस्त्या ने कहा और अपनी जगह से खड़े होते हुए कमरे से बाहर भी निकल गया था। तो वही काव्या, जो अब उस कमरे में अकेले मानव के साथ थी, साथ ही इस वक्त मानव उसके मुंह के ठीक सामने जूस का वो ग्लास पकड़े हुए खड़ा भी था, जिसे देख काव्या अपने सिर को पीछे करते हुए मानव से कुछ कहना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही मानव अपना दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे लगाते हुए एक बार फिर से काफ़ी सख्ती में ही कहा, बेबी गर्ल, इस बार शराफत के साथ कह रहा हूँ, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी अपनाना जानता हूँ। ये शराफत से बोल रहे हो? कौन कहेगा कि तुम मेरे साथ शराफत के साथ पेश आ रहे हो? मानो सेठी, तुम दुनिया के लिए होगे कोई माफिया, लेकिन ये काव्या पुरोहित तुमसे नहीं डरती। काव्या पुरोहित? जहाँ काव्या ने अपनी बातों को पूरा किया ही था कि तभी अचानक से चौंकते मानव ने कहा था, क्योंकि जब पहली बार मानव काव्या को ज़बरदस्ती सेठी विला में उठा लाया था, उस वक्त जब उसने उसे काव्या पुरोहित कहा था, उस वक्त काव्या काफ़ी सख्ती में उसका विरोध करते हुए बोली थी कि उसका नाम काव्या पुरोहित नहीं बल्कि काव्या कोहली है। लेकिन आज उसके मुंह से खुद के लिए काव्या पुरोहित कहते सुन मानव की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तो वही काव्या इस बार अपने चेहरे को थोड़ा मायूसी से लटकाते हुए कहा, मैं काव्या कोहली नहीं, आज से काव्या पुरोहित हूँ। जिस औरत को अब तक अपनी माँ समझकर उसे ही अपना सब कुछ मानती आ रही थी, जब उस वक्त उसने मेरे ऊपर वार किया था, मेरी आत्मा जैसे उसी वक्त मर चुकी थी। मानो क्या सच में मेरी माँ को नहीं मालूम कि उनकी ये बेटी यानी कि मैं जिंदा हूँ? क्या सच में उस वक्त मेरे पेट में वो खंजर घोंपते वक्त उन्हें ये नहीं मालूम था कि सामने खड़ी वो लड़की उनकी अपनी बेटी है? बेबी गर्ल, फ़िलहाल अभी तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। अपनी बातों को कहते हुए काव्या की आंखें भी हल्की नम हो चुकी थी, जिसे देख मानो उसके पास ही बैठने के साथ अपनी एक हथेली उसके गाल पर भी रख दिया था, जिसका सहारा पाते ही काव्या की आंखों में ठहरे आंसू भी अब तक बाहर छलक आए थे, जिन्हें मानो ने अपने अंगूठे से साफ करते हुए एक बार फिर से उसके सामने जूस का वो ग्लास बढ़ा दिया था, जहां इस बार काव्या बिना किसी विरोध के उस जूस को पीने के साथ साथ साइड टेबल पर रखे अपनी दवाइयों को भी खा लिया था। जिसके बाद मानो भी एक बार फिर से उसके बगल में ही बैठ गया था। तो वही काव्या, जो उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए एक बार फिर से कहा, मानो फिर आगे क्या हुआ? जब सलोनी कोहली की शादी सामंत गोयल से हुई थी और उनके 2 बच्चे भी थे, फिर वो मेरे डैड के पास कैसे पहुंची थी? काव्या के इन सवालों को सुन मानो, जो इस वक्त उसके सिर को सहला रहा था, कुछ देर तक वो भी किसी सोच में पड़ चुका था। शायद वो काव्या को आगे की सच्चाई बताने के बारे में सोच रहा था कि उसे काव्या को आगे क्या हुआ, ये बताना चाहिए या नहीं। लेकिन एक बार फिर से काव्या के उन्हीं सवालों को रिपीट होता देख मानव ने कहा, उस वक्त सामंत गोयल से शादी करने के बाद सलोनी कोहली भी ठाकरे से उतनी ही नफरत करने लगी थी जितना उस वक्त बदले की आग में वो सामंत गोयल झुलस रहा था, क्योंकि सलोनी के घर छोड़कर भागते ही उन तीनों भाइयों ने सारा इल्ज़ाम उसकी माँ के ऊपर डाल दिया था। उनका कहना था कि सलोनी के भागने के पीछे और उसकी मदद करने वाली खुद उसकी ही माँ है, जिसे सुन यशवर्धन ठाकरे का गुस्सा उस वक्त अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और आगे बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने गन की सारी गोलियां उस दासी के सीने में उतार दी, जिसे सुनते ही सलोनी एकदम से पागल सी हो चुकी थी और वो भी सामंत गोयल के साथ मिलकर हर वक्त बस उस ठाकरे को बर्बाद करने के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन उस वक्त ठाकरे की पकड़ काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, जिस वजह से चाहकर भी वो दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इस वजह से सामंत गोयल ने रॉ ज्वाइन कर लिया था, ताकि अगर वो इस तरह से ठाकरे पर काबू नहीं पा सकता तो शायद कानूनी
तौर पर वो उसे मात देने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसमें भी उसे जीत हासिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त ठाकरे का साम्राज्य सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी फैलने लगा था। तो वही उसके कुछ आदमी खुद रॉ में भी शामिल हो चुके थे, ताकि वक्त वक्त पर वो उसे कानूनी तरीके से भी बचाते रहे, जिस वजह से हर बार ठाकरे कानूनी तौर पर भी सामंत गोयल से बच निकलता था। लेकिन उस वक्त तक वो सामंत गोयल की सच्चाई, उसकी असली पहचान से भी अनजान था कि वो उसके साथी समेरा का बेटा और उनकी बेटी से शादी करने वाला भी वही शख्स है। लेकिन एक दिन यशवर्धन ठाकरे को इस सच्चाई का पता चल गया और उसी दिन वो अपने गिरोह के साथ उसके ठिकाने तक जा पहुंचा था, जहां वो अपनी बेटी सलोनी के सामने ही सामंत गोयल के पेट में खंजर मारकर अपनी बेटी को घसीटते हुए वापस से अपने घर ले आया था। उस वक्त तक सिर्फ सलोनी कोहली ही नहीं, खुद ठाकरे को भी यकीन था कि सामंत गोयल का किस्सा उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था और ज़बरदस्ती सलोनी की शादी एक आम इंसान से, यानी कि एक फेमस फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक शेखर पुरोहित से करा दिया था। ओह, तो मतलब कि इस वजह से मैं इस दुनिया में आई, मानव की बातों को बीच में काटते हुए काव्या ने कहा, जिसे सुन मानव भी अपनी बातों को बीच में रोकते हुए शांत हो गया था। तभी काव्या, जिसका सिर अभी भी मानव के सीने पर था, उसे हल्का ऊपर उठाते हुए उसने एक नज़र मानव को देखा, जो अब तक काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था। लेकिन वही काव्या के मन में अभी भी कई सवाल थे, जिनका जवाब वो जानना चाहती थी। इस वजह से अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, फिर क्या हुआ मानो? कहीं वो एक्सीडेंट में उन दोनों की सोची समझी कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं था? क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उस दिन एक्सीडेंट के वक्त सामंत गोयल ही वहाँ मौजूद था और यहाँ तक कि उसने सलोनी कोहली पर गोली भी चलाई थी। फिर वो जिंदा कैसे बच गई? और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि वो दोनों इस वक्त साथ में भी हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मानो? उस वक्त सामंत गोयल ने वो गोली तुम्हारी माँ के ऊपर नहीं, बल्कि आगे बैठे ड्राइवर की तरफ चलाया था, जिसे देखते ही तुम बेहोश हो गई थी, क्योंकि उस वक्त तुम्हें लगा था कि उस नकाबपोश ने तुम्हारी माँ को मार डाला, जबकि उसका निशाना वो ड्राइवर था। और उसे मारने के बाद सामंत गोयल सलोनी को बाहर निकालते हुए उस कार को ऐसे शो किया जैसे उसका काफ़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और उसमें सलोनी कोहली भी मर चुकी है, ताकि वो आसानी से दुनिया की नज़रों में मरा हुआ घोषित हो जाए और काबिली गैंग को ज्वाइन कर ले, जिससे उसकी सच्चाई भी उसके नकाब के पीछे हमेशा के लिए दबकर रह जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्द ही मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।